एक शाम प्राची टीवी पर सीरियल देख रही होती है। तभी उसकी सास वहां आती है। अरे सीरियल में तो ऐसे मग्न है जैसे आज रात का खाना पड़ोसी आकर बनाएंगे। मुझे पता ही नहीं था आपने अपने बेटे की शादी पड़ोस में भी की हुई है। हैं? मतलब? मतलब इस घर में सारा काम बहू ही करती है, आप तो सिर्फ खर्राटे मारती हैं। अच्छा जी, फिलहाल तो तुम आराम फरमा रही हो, चलो जाओ, ये मेरे टीवी देखने का समय है। आहा, इसीलिए मुझे भगाया जा रहा है। सॉरी, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। प्राची की इस बात पर दोनों सास बहू के बीच टीवी रिमोट के पीछे बच्चों जैसे छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके बीच श्लोक भी काम से घर वापस आ जाता है। हाँ, आज मेरी चूहे बिल्ली की जोड़ी किस बात पर झगड़ रही है? अरे तेरे बीवी मुझे टीवी ही नहीं देखने दे रही। अरे तुम्हारी मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए फोर्स कर रही है। अरे वाह, ऐसे बेतुके रीजन पर तो बच्चे भी झगड़ा नहीं करते। अरे मुझे कुछ मत बोल, सब इसने ही शुरू किया है। हाँ हाँ, जैसे आप तो बहुत दूध की धूली है ना। अरे बस, दोनों चुप। प्राची जाओ, खाने की तैयारी करो। और माँ तुम छोड़ो, तुम्हें क्या बोलूं, शांति से अपना सीरियल देखो, मुझे दोबारा लड़ने की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा बोलकर श्लोक वहां से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे प्राची भी कुछ न कुछ बड़बड़ाते हुए रसोई में चली जाती है। हाँ हाँ, सासू जी को तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बस मुझ पर ही हुक्म चलता है, खाना बनाओ, जैसे मैं इनके घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ। इसी तरह शाम बीतती है और रात को श्लोक और प्राची की सास खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन प्राची गुस्से में कुछ खाए बिना काम में ही लगी रहती है। इस घर में किसी को घंटा फिक्र नहीं पड़ता, मैं खाऊं या भूखी रहूं। प्राची कुछ देर के लिए रसोई से बाहर जाती है और जैसे ही वापस आती है तो वहां दूध का भरा ग्लास देखकर हैरान रह जाती है। फिक्र पूरी है, बस दिखाना नहीं है। प्राची दूध पीकर सोने चली जाती है और अगली सुबह एक बार फिर सास बहू का कार्टून नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। ये तुमने ही किया है। अरे अजीब जबरदस्ती है, मैं बोल रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। दोनों ने मिलकर पूरे घर को पागल खाना बनाया हुआ है। यहाँ कोई नॉर्मल इंसान तो रह ही नहीं सकता, इसीलिए अब पड़ोसी क्या रिश्तेदार भी घर आने से कतराते हैं। और सुन बेटे, तू भी चंगा, तेरी माँ भी चंगी, तेरी बीवी भी चंगी, रिश्तेदार। हाँ जी, आपको नहीं पता क्या, गंगाधर ही शक्तिमान है, रिश्तेदार ही। हाँ हाँ, बस समझ गया। कभी जानवरों जैसे लड़ेंगी तो कभी जुगलबंदी करेंगी। भाई मैं आप दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। सास बहू की इस मनमौजी जोड़ी से परेशान होकर श्लोक अपना सिर खुजलाता वहां से चला जाता है। चलो अब मैं भी कीर्तन में जा रही हूँ। इस पर जैसे ही सास कमरे में अपना पर्स लेने जाती है तो वहां नाश्ते की प्लेट रखी देख मुस्कुराने लगती है और नाश्ता करके घर से बाहर निकलते हुए कुछ पैसे टेबल पर रख जाती है, जिसके कुछ देर बाद सिलेंडर वाला घर आता है। ओ मोरी मैया, मैं सिलेंडर के बारे में तो बिल्कुल भूल ही गई थी। घर खर्च के सारे पैसे भी मम्मी के पास है और श्लोक से बोला तो उल्टा 4 बात सुनाएंगे। प्राची ये सोच ही रही होती है कि अचानक उसका चेहरा चमक उठता है और वो घर में आकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे पैसों पर पड़ती है, जिन्हें वो सिलेंडर वाले को दे देती है। ये सब श्लोक देख लेता है। अच्छा बेटे, इतना बड़ा घोटाला, सबके सामने मैं तेरी दुश्मन और पीठ पीछे तेरी मेरी यारी। इस पर श्लोक एक प्लान बनाता है और शाम को सब एक साथ बैठे होने पर बोलने लगता है। माँ, तुम दोनों की बहुत लड़ाई होती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि प्राची को उसके घर छोड़ाऊं, इससे वो भी खुश रहेगी और तुम भी। अचानक श्लोक की ये बात सुनकर सास बहू शौक से उसकी तरफ देखती हैं। अरे ऐसे कैसे घर छोड़ाओगे, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे तुमने बोला नहीं पर मैंने सुन लिया, तुम्हें मम्मी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है। अरे वाह, अरे जब बहू खुद कुछ काम बोले तो वो तुझे सुनता नहीं, और अब जो इसने बोला ही नहीं वो तू समझ गया। जब उसे नहीं जाना तो फिर जबरदस्ती क्यों कर रहा है? अच्छा, फिर आपको मौसी के घर छोड़ाता हूँ, बस
अब आप दोनों एक घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैं इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को और नहीं झेल सकता। है? ऐसे कैसे नहीं रह सकते? तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम्हारा बोरिया बिस्तर पैक कर देती हूँ, लेकिन मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। बिल्कुल यही सुनना था मुझे। अगर दोनों में इतना ही प्यार है फिर हर वक्त ये लड़ाई का नाटक क्यों करती हो? देखा मैंने कैसे माँ किचन में दूध रखती है और तुम उनके लिए कमरे में नाश्ता रखती हो, और कैसे वो पहले ही तुम्हारी दिक्कत समझकर घर में पैसे रखकर बाहर जाती है। अरे भाई, इतना ड्रामा तो डेली सोप में भी नहीं होता जितना तुम दोनों ने इस घर में फैलाया हुआ है। तू हमें टॉम एंड जेरी बोलता है ना, तो याद कर वो दोनों भी एक दूसरे को बाहर वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए हमेशा सबके सामने लड़ते थे, लेकिन अकेले में दिक्कत के समय मदद भी तो करते थे। बस हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। और वैसे भी अगर सास बहू में तू मैं नहीं होती तो दुनिया वालों को कहानियां कैसे मिलेंगी? वकील बहू। जनक पेशे से एक बहुत अच्छी वकील थी, लेकिन कहते हैं ना, बहू कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, सास के सामने तो भीगी बिल्ली ही होती है। अरे जनक, क्या बात है, आज रोटी नहीं मिली अभी तक। ये तेरा कोर्ट नहीं है जो आज फैसला ना हुआ तो कल की तारीख मिल जाए। रोटी तो रोज वक्त में चाहिए। हाँ माँ जी, रोटी तो कब की बन गई। मैंने आपको कहा तो खाना खाने के लिए, आपने शायद सुना नहीं होगा। ओहो, जज नहीं हूं मैं तेरे कोर्ट की, सास हूं सास। कोई दलील फालतू की मत देना यहाँ। बहुत जानती हूं मैं इन वकीलों को, अपनी बात ऊपर रखने के लिए झूठ बोलने में जरा भी नहीं सोचते। तभी वहां जनक के ससुर आ जाते हैं। अरे भाग्यवान, क्यों बेचारी के काम को कोसती रहती है हमेशा। मैं भी तो था वहां जब ये आई थी तुझे रोटी खाने को बुलाने के लिए। सास को तो अब गुस्सा आ जाता है कि कैसे किसी ने बहू की साइड ले ली। अरे वाह जी वाह, वो तो मैं जानती थी कि कोई ना कोई गवाह तो ये पेश कर ही देगी। पर मैं तो अब सीधा खाना खाकर सोने जाऊंगी। मुझे आदत नहीं है किसी से बहसा बहसी करने की। पता नहीं कैसे ये वकील इतना दिमाग लगाकर खुद तो झूठ बोलते ही हैं, साथ में झूठे गवाह भी ले आते हैं। जनक को सास के ताने सुनने की अब आदत सी पड़ जाती है। एक दिन जनक वकील की ड्रेस पर काला कोट पहनकर कोर्ट के लिए निकल ही रही होती है कि अरे कहाँ चली काला कौवा बनकर? टोक दिया ना। अब कोर्ट तो वकील वाली ड्रेस पहनकर ही जाऊंगी ना। वाह भाई वाह, दामिनी तो मैंने भी देखी है। सन्नी पाजी ने ऐसा ही कोट पहना था और कहा था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। मतलब कि कोई बात करनी है तो बोलिए, वरना वक्त नहीं है मेरे पास खराब करने के लिए। अरे पता नहीं तुझ में क्या देखा मेरे बेटे ने, सारा दिन वकीलों वाली बहस करती है भोली भाली सास के साथ। अच्छा सुन, जो इतनी बहस मेरे आगे करती है ना, जरा अपने बॉस से कर ले, जो 1 साल भी ना हुए तेरी शादी को और काले कपड़े पहना दिए। अंदर जा और लाल कोट पहन कर आ, पता तो चले कि नई नवेली शादी हुई है। अरे माँ जी, कोर्ट में मेरा बॉस क्या करेगा? ये तो पूरे देश की ड्रेस है वकीलों के लिए। लेकिन सास तो ठहरी सास। अच्छा, तो कोई जरूरत नहीं है 2-4 साल कोर्ट जाने की। शादी थोड़ी पुरानी हो जाए तब इजाजत दे दूंगी मैं तुझे काले कपड़े पहनने की। अब क्या था, मन मारकर जनक को लाल रंग का कोट पहनकर कोर्ट जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद आहा, बढ़िया, ये पूरे देश की ड्रेस की बात करने वाली। अरे पहना दिया ना लाल कोट। अब सास आए दिन या तो जनक को उसके काम का ताना देती या फिर उसका काम छुड़वा देने की धमकी। तंग आकर एक दिन जनक पति से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि कोर्ट जाना बंद ही कर दूं। अरे क्यों यार, इतना अच्छा करियर है, क्यों छोड़ने की सोच रही हो? अरे लाल रंग का कोट पहनकर जाना पड़ता है। हर बात पर सास ताना देती है कि वकील तेज होते हैं, सवाल जवाब करते हैं, झूठी दलीलें देते हैं। अरे तो ठीक है ना, वो जो कहती है अपनी समझ से कहती है,
लेकिन तुमको तो पता है ना कि सच्चाई क्या है। जनक को पति की बात से हौसला मिलता है कि तभी घर पर कुछ लोग आ जाते हैं। अरे आइए पंच साहब, कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब, सुना है कि आपकी बहू वकील है। तभी वहां सास आ जाती है। हाँ है तो, लेकिन क्या हुआ? फिर कहीं बहस कराई क्या? अरे हम तो खुद दुखी है उसके व्यवहार से। अरे भाभी जी, आपको तो पूरा मोहल्ला जानता है कि आप कितना बोलती है। फिर हम यहाँ बहू रानी की कोई शिकायत नहीं, बल्कि अपनी परेशानी लेकर आए हैं। ससुर जी खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मैं अभी बहू को बुलाता हूँ। जनक वहां आती है, सबको नमस्ते करके बैठ जाती है। बहू रानी, हमारे गांव में बड़ी मुसीबत आ गई है। अब तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मानो तुम्हारे कंधों पर है। अरे ना ना, इससे तो घर की जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। ये गांव की जिम्मेदारी क्या लेगी? भाभी जी, आप चुप हो जाओ। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। आप जाओ, जरा रसोई से सबके लिए चाय लेकर आओ। अब मैं कॉफी लूंगी। हाँ हाँ, वकील साहिबा के लिए कॉफी। सास सर पैर सब पटक कर वहां से निकल जाती है। बहू, गांव में पानी नहीं आ रहा है। पड़ोसी राज्य ने हमारा पानी रोक रखा है। इसका मामला तो बड़े कोर्ट में चलेगा पंच जी, लेकिन ऐसा क्यों? वो राज्य हम लोगों से पानी के पैसे मांग रहा है। अब आधे गांव में पानी की सप्लाई खत्म हो गई है बहू रानी। अच्छा पंच साहब, बात गांव की है तो मैं जरूर केस लड़ूंगी। यहाँ एक बार फिर सास की एंट्री हो जाती है। अरे वाह जी वाह, ये काम करवा लो आप हमारी बहू से, बहुत अच्छा करती है। मैं हूं सीधी सादी सास। इस लड़की ने कैसे लड़ लड़ कर मुझे साइड कर रखा है, ये तो अब आपको पता चल ही जाएगा। अरे भाभी जी, आपकी आवाज तो पूरे गांव को सुनाई पड़ती है जब आप बहू रानी को सुंदर वचन सुना रही होती हैं। अरे वकील बहू मिली है, फक्र करो फक्र। हाँ जी हाँ, सारी फकर तो हम लोग ही करें। खैर, अब जो केस लड़ेगी और पानी गांव में आ जाता है, तो पंच साहब लिख कर देना होगा कि हैंड पाइप में सबसे पहले मेरी बाल्टी और घड़ा भरेगा। अरे फिर तो हम बहू रानी के नाम पर घर पर ही सप्लाई दे देंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहू, गांव के पास अभी वकील करने की भी पैसे नहीं है तो। अरे पंच साहब, ये मेरे गांव का मामला है, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूंगी। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन सबके जाने के बाद झनक मन लगाकर गांव की परेशानियों को दूर करने में लग जाती है। और वो दिन भी आता है कि झनक केस जीत जाती है। अरे आज तो प्लम्बर आकर घर तक पाइप लगा गया है। खुश हो जाओ, मेरे कारण तुम लोगों को घर के अंदर ही पानी मिल जाएगा।